क्लास 10th तुम्हारे 36 मार्क्स तो मैंने सिक्योर कर दिए सीधे से। इसमें यार हिंदी ए बी दोनों के है, राइटिंग सेक्शन के लेटेस्ट फॉर्मेट्स जाकर देखना और ग्रामर भी ट्रिक से समझाई है। फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन वाली वीडियो ज़रूर देखना। इसमें यार ऐसी ऐसी चीज़ बताइए टॉपर की आंसर शीट से कि तुम अपने 25 मार्क्स तक बचा रहे होगे जो तुम गलतियां करके एग्जाम में गंवाने वाले हो। पेपर राइटिंग के साथ पेपर अटेम्प्ट कैसे करना ये भी समझाया है। अब जिस वीडियो पर क्लिक किया है उस पर आते हैं। इस वीडियो में पूरे के पूरे टॉप 50 क्वेश्चंस फ्रॉम बोथ द बुक्स कंप्लीट करने वाले हैं विद डिटेल्ड आंसर। एंड तक वीडियो देखना, बीच में छोड़कर मत जाना और उस वीडियो के बाद बादशाह बन जाओगे डीबी की दोनों बुक्स के। शिक्षा के साथ पढ़ ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि हम रहें 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। क्या हाल पढ़ ले गैंग। आज हिंदी बी में अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है तो भी सारी की सारी दोनों बुक्स के तुम्हारे हर एक चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये होंगे टॉप 50 क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं स्पर्श की पहली कबीर सिंह की जो थी, सॉरी कबीरदास की जो थी, साखी से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, मीठी वाणी बोलने से क्या लाभ होता है। ये क्या लाभ होता है क्लियरली बता रखा था, वही यहाँ पे लिखा भी है। अहंकारी व्यक्ति अपनी कड़वी बातों से खुद तो परेशान होता ही है, दूसरों को भी कष्ट पहुंचाता है जैसे अश्लील ग्रोवर। वही मीठी वाणी बोलने वाला व्यक्ति स्वयं भी शांत रहता है और अपनी विनम्र बोली से दूसरों का भी मन को खुशी देता है जैसे अमन गुप्ता। मीठी वाणी से सुनने वाले तथा बोलने वाले दोनों को ही सुख मिलता है, इसलिए सदा मीठी वाणी बोलनी चाहिए। समझ गए। मतलब ये बहुत जेनरिक क्वेश्चन था पहला वाला। तो चलो अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। संसार में कौन दुखी है और कौन सुखी है। कौन दुखी है कौन सुखी बताओ। चलो संसार के विषय, विकारों में लिप्त मनुष्य ईश्वर को भूल खाने और सोने में मस्त है। ठीक है, क्या विकारों में लिप्त मनुष्य ईश्वर को भूल खाने और सोने में व्यस्त है। ईश्वर को भूल चुका है मनुष्य, उसके लिए सांसारिक भोग विलास ही सत्य है। यानी सांसारिक भोग विलास जो दुनिया भर की मोह माया है उसी का भोग विलास कर ले, उसको ही खा पी ले, वही सत्य है उसके लिए। वह इसी को सुख मानकर खुश है। जबकि कबीर को संसार की असारता का ज्ञान है, जिसकी वजह से वह संसार की दुर्दशा देखकर दुखी होते हैं और रोते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कबीर की भाषा पर प्रकाश डालिए। चलो भाषा पर देखते हैं। कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी भाषा अर्थात साधुओं की भाषा कहा जाता है। कौन सी भाषा? सधुक्कड़ी भाषा, यानी साधुओं की भाषा कहा जाता है। घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कारण साधुओं की भाषा में विभिन्न भाषाओं के शब्दों का समावेश स्वतः ही हो जाता है। देखो क्या होता है, साधु लोग कई जगह भ्रमण करते रहते हैं, जाते रहते हैं, तो घुमक्कड़ प्रवृत्ति यानी आदत के कारण साधु की भाषा में विभिन्न भाषाओं के शब्दों का समावेश यानी मिक्सअप हो जाता है। स्वतः मतलब अपने आप ही मिक्सअप हो जाता है। ठीक है, आगे देखो। इसे खिचड़ी या पंचमेल खिचड़ी नाम भी दिया जाता है। खिचड़ी या पंचमेल खिचड़ी। पंचमेल यानी 5 चीजों का मेल। कौन कौन सी? कबीर की भाषा में भी पंजाबी, ब्रजभाषी, पूर्वी हिंदी, खड़ी बोली, भोजपुरी, राजस्थानी, ठीक है, आदि भाषाओं के शब्द मिलते हैं। इसमें जहां संस्कृति के तत्सम शब्द मिलते हैं वहीं अरबी, फारसी, उर्दू के शब्द भी मिल जाते हैं। यही विशिष्टता कबीर की भाषा को सरल, स्वाभाविक, बोधगम्य और लोकप्रिय बनाती है। वेरी 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 इजी। बात तो सही है। नाउ मीरा के पद की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। कृष्ण की चाकरी करने से मीरा को कौन कौन से 3 लाभ मिल सकेंगे। 3 लाभ लिखने हैं यहाँ पे। आ जाओ देखते हैं उत्तर। देखो कृष्ण की चाकरी करने से मीरा को 3 लाभ होंगे। ठीक है, अब ये रहा पहला लाभ। क्या है पहला लाभ? पढ़ो। वह कृष्ण के नित्य दर्शन। वह कृष्ण के नित्य दर्शन का मतलब होता है, वह कृष्ण के नित्य मतलब क्या होता है? डेली, कि वह कृष्ण के डेली दर्शन पा सकेंगी। दूसरा, वह चाहती हैं कि वृंदावन की गलियों में कृष्ण की लीला का यशोगान करें, यानी उनकी बातचीत करें, उनका प्रमोशन करें। उनकी तीसरी और अंतिम इच्छा है कि किसी प्रकार उन्हें श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो जाए। अपने इन्हीं 3 इच्छाओं का उन्होंने लाभ बताया है। देन क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। क्वेश्चन 5, मीरा ने अपने पदों में प्रभु के प्रति अपनी भावनाएं कैसे व्यक्त की है। बताओ, पूरा लिखना है कि कैसे कैसे व्यक्त की थी। याद है कुछ पंक्तियां? याद आ रही है? अरे नहीं भी याद आ रही है, ये वीडियो है ही इसलिए कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक बार याद रख के जाओ एग्जाम हॉल में, कि तुम्हारा 60-70 पेपर लिटरेचर सेक्शन कंप्लीट आसानी से हो जाए। मीरा ने अपने पदों में अपने आराध्य देव के प्रति यानी श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भाव को व्यक्त किया है। उनके गिरधर गोपाल हमेशा अपने भक्तों पर दया भाव कर रखते हैं। मीरा भी इसी दया भाव के पाने की आकांक्षा रखती हैं।
उनके गिरधर मतलब कौन? श्री कृष्ण की बात हो रही है। गोपाल हमेशा अपने भक्तों पर दया भाव रखते हैं, यानी बहुत करुणा, बहुत दया रखते हैं। तो मीरा भी इसी दया भाव को पाने की आकांक्षा रखती हैं, इसलिए वे दासी बनने को भी तैयार हैं। श्री कृष्ण के रूप माधुर्य का वर्णन करते हुए वे भाव विभोर जाती हैं। भाव मतलब इमोशनल हो जाती हैं। हिंदी के वर्ड्स इंपॉर्टेंट याद रखो, अपने आंसर में इंक्लूड करना, यानी कि इमोशनल लिख के चले आना व्हाट्सएप लैंग्वेज में। भाव विभोर। उन्होंने अपने पदों में कृष्ण से मिलने की अधीरता को व्यक्त किया है, जो भक्त की स्थिति को दर्शाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है। मीरा ऊंचे ऊंचे महलों और बीच बीच में बगिया की कल्पना क्यों की है? बताओ। तो मीरा ऊंचे ऊंचे महलों और बीच बीच में बगिया की कल्पना इसलिए करती हैं क्योंकि वृंदावन में कृष्ण का भाव और ऊंचा महल है। वह इस महल के बीचों बीच सुंदर फलों से सजी फुलवारी बनाना चाहती हैं। फुलवारी का मतलब क्या होता है? गार्डन। ठीक है, बगीचा। ताकि जब कृष्ण वहां आए तो इन फूलों से सजी फुलवारी को देखकर खुश हो जाएं और मीरा उनके इस मोहित कर देने वाले रूप के दर्शन कर सकें। अच्छा, ठीक है, समझ गया। नेक्स्ट, बिहारी दोहे। तो यार इनको एक्सक्लूड कर दिया गया है, ये नहीं आएंगे। ठीक है, बिहारी जी के दोहे नहीं आएंगे। तो ये था क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन निकाल के रखे थे, बट रिसेंटली भी देखा कि ये नहीं आ रहा सिलेबस में। खैर, मैं तो अगर तुम्हें पढ़ना हो तो स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। ये 3 क्वेश्चन थे। आगे आ जाओ। क्या है? मैथिली शरण गुप्त के मानुषिता। फोकस 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 बड़ी। क्वेश्चन नंबर 10। चलो, अभीष्ट मार्ग में शहर्ष खेलते हुए विपित विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए घटे ना हलमेल, बढ़े ना भिन्नता कभी। उत्तर 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 उत्तर। इसका अर्थ क्या है? भावार्थ क्या है? एक तरीके से वही लिखना है। हमें अपने लक्ष्यों की ओर हंसते हुए और रास्तों की बाधाओं को हटाते हुए चलते रहना चाहिए। जो रास्ता आपने चुना है उस पर बिना किसी बहस के पूरी निष्ठा से चलना चाहिए। इसमें भेदभाव बढ़ने की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, बल्कि भाईचारा जितना बढ़े उतना ही अच्छा है। वही समर्थ है जो खुद तो पार हो ही और दूसरों की नैया को भी पार लगाए। ठीक है, समझ गए? इसका भावार्थ लिखना था। ये जो लाइन्स हैं कि क्या कहना चाह रहा है, अर्थ क्या है इसका, तो वही हमने यहाँ पे आंसर दिया है। फिर क्वेश्चन 10, अनाथ कौन है? यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयाल दीन बिंदु के बड़े विशाल हाथ हैं। मतलब अब इसका क्या मतलब है? देखो, यहाँ पर कोई भी अनाथ नहीं है, सब सनाथ हैं। सनाथ क्या है और अनाथ क्या है? दोनों बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ कोई भी अनाथ नहीं है, सब सनाथ हैं। भगवान के हाथ इतने बड़े हैं कि उनका हाथ सबके सिर पर होता है। इसलिए यह सोचकर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए कि तुम्हारे पास बहुत संपत्ति या यश है। संपत्ति मीन्स पैसे दौलत, और यश मतलब बहुत इज्जत है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है। ऐसा अधीर व्यक्ति बहुत बड़ा भाग्यहीन होता है, अतीव भाग्यहीन है। अधीर भाव जो करे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वाह 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 वाह। क्वेश्चन को इधर कर दिया। अरे ये पार्ट है, ये पूरा ये। तो इस वाले का, इस कविता का क्या संदेश है बताओ। देखो, देखते हैं क्या संदेश है इसका। देखो, ये पूरा एक कंप्लीट अपने आप में क्वेश्चन है, थोड़ी सी मिसटाइप हो गई, समझ लो। उत्तर में आ जाते हैं। इसका अर्थ क्या है? तो इस कविता के माध्यम से कवि हमें मानवता, सद्भावना, भाईचारा, उदारता, करुणा एवं एकता का संदेश देते हैं। अरे क्या क्या बोल गए गुरु, क्या क्या बोल गए गुरु। मानवता, ह्यूमैनिटी, सद्भावना, कंपैशन, भाईचारा यानी मिलजुल के रहना, उदारता यानी उदारता मतलब कि दिल में एक अच्छी फीलिंग होना यार, उदारता, दयालु होना, करुणा, दयालु होना, और एकता, यूनिटी का संदेश देते हैं। समझ गए? कवि कहना चाहते हैं कि हर मनुष्य पूरे संसार में अपने मन की अनुभूति करे। अनुभूति मतलब एक्सपीरियंस करे, अपनापन लगे सबको। वह जरूरतमंदों के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने में भी पीछे ना हटे, उनके लिए करुणा का भाव जगाए। वह अभिमान, अधीरता और लालच का त्याग करें, एक दूसरे का साथ देकर देवत्व को प्राप्त करें। वह सुख का जीवन जिए और मेल जोल बढ़ाने का प्रयास करें। कवि ने प्रेरणा लेने के लिए रतिदेव, किसका प्रेरणा लेने के लिए? रतिदेव, क्षितीश, कर्ण और कई महानुभावों के उदाहरण देकर अतुल्य त्याग के बारे में बात किया है। महानुभावों का मतलब क्या होता है? मतलब ग्रेट पर्सनैलिटीज, महान पर्सनैलिटीज। नेक्स्ट पे आ जाओ। क्या है? सुमित्रानंदन पंत जी के पर्वत प्रदेश के पावस। आइए अर्थ स्पष्ट करना है। अर्थ स्पष्ट करने इन पंक्तियों के।
गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तुरुवर है, झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। वाह, खूबसूरत खूबसूरत खूबसूरत, अत्यंत खूबसूरत। ऐसा मैं बिहेव कर रहा हूँ जैसे लगे कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, बट मैं बिल्कुल नहीं हूँ। उत्तर पे आओ, फोकस करते हैं जो तुम्हें फोकस करना चाहिए। अर्थ यह है कि पहाड़ के ऊपर और आसपास पेड़ भी होते हैं। क्या लिखा है? अर्थ यह है कि पहाड़ के ऊपर भी और आसपास भी पेड़ भी होते हैं जो दृष्टि पटल की सुंदरता को बढ़ाते हैं। दृष्टि पटल यानी कि लैंडस्केप जो हमें दिख रहा होता है उसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। पर्वत के, क्या लिखा है? पर्वत के हृदय से पेड़ उठकर खड़े हुए हैं और शांत आकांक्षाओं को अपलक और अचल होकर किसी गहरी चिंता में मग्न होकर बड़ी महत्वाकांक्षा से देख रहे हैं। यह हमें ऊंचा और ऊंचा उठने की प्रेरणा दे रहे हैं। ये इन पंक्तियों का अर्थ था। आते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 14। इस कविता में मानवीयकरण अलंकार। अब मानवीयकरण अलंकार क्या होता है यार? ग्रामर पोर्शन और राइटिंग पोर्शन मैंने एक वीडियो में करवा के रखा है सिर्फ 1 घंटे के अंदर। हिंदी ए, हिंदी बी, सबका राइटिंग सेक्शन के लेटेस्ट फॉर्मेट्स समझाए हैं एग्जाम्पल्स के साथ, मैजिक लाइन्स के साथ, और ग्रामर भी उसमें करवा रखा है, तो वो जरूर देखना। यहाँ पे समझ लेते हैं शॉर्ट में। मानवीयकरण अलंकार होता है किसी भी चीज को ह्यूमनाइज कर देना, नॉन लिविंग थिंग को या लिविंग थिंग को, पेड़ पौधे हो, कुछ भी हो, उसको ह्यूमन जैसा दिखाना, ठीक है, का प्रयोग किया गया है। स्पष्ट कीजिए। तो देखो, इस कविता में कवि ने, हम सबको पता है कैसे कैसे मानवीकरण किया था। प्रकृति को मानव के सभी अंगों से परिपूर्ण माना है, यानी माना है कि प्रकृति मानव के सभी अंगों से परिपूर्ण है, सारे अंग वहां पाए जाएंगे। कैसे? उन्होंने पर्वत, बादल, झरने, ताल, वृक्ष आदि को मानवीय चेतना से पूर्ण माना तथा उनकी तुलना मानव के गुणों से की है। कवि को झरने पर्वत का यशोगान करने वाले गायक प्रतीत हो रहे हैं। पर्वत अपनी हजारों पुष्प रूपी आंखों से अपने विशाल प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मतलब क्या होता है? क्या होता है? अरे परछाई को नीचे चरणों में तालाब रूपी दर्पण, दर्पण मतलब क्या होता है? जिसमें तुम रोज देख के स्कूल जाते हो, शीशा में निहार रहा है। झरनों से झरी पानी की बूंद मोती की लड़ियों सी दिखाई दे रही हैं। इस प्रकार कवि ने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग सुंदरता के साथ किया है। देखो कैसे ह्यूमनाइज कर दिया। शीशे वीशे में देख रहा है, दुनिया भर की चीज जो इंसान करते हैं वो इन्होंने पर्वत, बादल और पता नहीं किसको किसको करवा दिया। तो इस ह्यूमनाइजेशन को बोलते हैं मानवीयकरण अलंकार का उपयोग करना। प्रश्न 15, क्वेश्चन 15। पंत प्रकृति चित्रण के सर्वोत्तम कवि हैं। स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट कीजिए जल्दी। कहा गया है कि पंत प्रकृति चित्रण के सर्वोत्तम यानी सबसे अच्छे कवि हैं। किसके? प्रकृति चित्रण के, यानी प्रकृति की जब बात होती है, नेचर की, तो लिखो इसी पोएम के बेस पे लिख दो पूरा कि पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, यानी बहुत बेहतरीन कवि हैं। उनके काव्य का मुख्य विषय प्रकृति चित्रण ही रहा है। उन्होंने अधिकतर प्रकृति के कोमल और मधुर रूप का ही वर्णन किया है, कहीं कहीं प्रकृति के उग्र और भयानक रूप का भी वर्णन किया है। एवरीथिंग हैज इट्स टू साइड्स, हैज योर एक्स। खैर आगे आते हैं, मूव ऑन यार, मूव ऑन बड़ी। प्रकृति का वर्णन करते समय उन्होंने उपवन, नदी, पर्वत, बादल, समुद्र आदि प्राकृतिक उपकरणों का सहारा लेकर अपनी काव्य रचना की। एक ऐसे सच्चे कवि की भांति उनकी कल्पनाओं का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। उनकी कल्पनाएं मौलिक तथा नूतन हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट चैप, रविंद्र केलेकर के पतझर में टूटी पत्तियां पे। क्वेश्चन 16। गिरगिट कहानी में अपने समाज में व्याप्त, यहां से शुरू हो गया अपना प्रोज पोर्शन, ठीक है, कहानियां माने शुरू। गिरगिट कहानी में अपने समाज में व्याप्त अवसरानुसार अपने व्यवहार को पल पल में बदल डालने की एक बांगी देखी। इस पाठ के अंश गिन्नी का सोना के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि आदर्शवादिता और व्यवहारिकता इनमें से जीवन में किसका महत्व है। आदर्शवादिता यानी आइडियलिज्म, आइडियलिस्टिक होना, और व्यवहारिकता यानी बिहेवियरल अच्छा होना, ठीक है। तो इसमें से किसका महत्व ज्यादा है बताओ। उत्तर, जीवन में आदर्शवादिता और व्यवहारिकता दोनों का महत्व है, लेकिन प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट की तरह हमें व्यवहारिकता में आदर्शवादिता मिलाने से बचना चाहिए। वाह, व्हाट एन आंसर। कि प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट होना चाहिए, कुछ भी आइडियलाइज नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं सोचना चाहिए, बहुत ज्यादा आदर्शवादी नहीं होना चाहिए। तो प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट की तरह हमें व्यवहारिकता में आदर्शवादिता मिलाने से बचना चाहिए। इसकी जगह हमें गांधी जी की तरह, बापू अपने आ गए, गांधी जी की तरह व्यवहारिकता में आदर्शवादिता मिलाने की सीख लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 देखो, अपने जीवन में किसी एक घटना का उल्लेख कीजिए जब शुद्ध आदर्श से आपकी हानि या लाभ हुआ। अब देखो क्या होता है कि जब ये सारे क्वेश्चन आते हैं, इनको क्या बोला जाता है पता है?
वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे सेट में आ गए, तुम्हारे एग्जाम में आ गए, यू शुड बी थैंकफुल इनफ टू गॉड कि यार तुम लकी हो, क्योंकि इसको अपने जीवन में यानी कि बना के पूरा लिखना है। बना के लिख दो, एक बार मैं फुटपाथ पर बैठे हुए भूखे बच्चे का अपना टिफिन दे दिया उस दिन, भले ही तुमने आज तक कभी किसी को 1 रुपए की टॉफी ना दी हो, बट उस दिन एग्जाम में बना के लिख दो। और आगे, उस दिन मुझे भूखा रहना पड़ा लेकिन अंदर से एक असीम सी संतुष्टि का एहसास हुआ। वाह, मुझे लगा कि मुझे अपना भोजन दूसरे को देकर लाभ ही हुआ है। वाह, वह ना जाने कितने दिनों से भूखा था, मुझे यह संतुष्टि थी कि मैंने एक भूखे की भूख मिटाई है और एक गरीब की दुआएं लाई है। हम ना जाने कितने भोजन प्रतिदिन व्यर्थ फेंक देते हैं। यदि हम एक भूखे को अन्न दें तो हमारे देश में कोई भूखा ही ना रहे। वाह, शाबाश। क्वेश्चन 18, लेखक के अनुसार सत्य केवल वर्तमान है, उसी में जीना चाहिए। लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा, स्पष्ट कीजिए। ये बढ़िया क्वेश्चन है, आ सकता है इंपॉर्टेंट है। स्पष्ट करते आओ कि क्यों हमें वर्तमान यानी प्रेजेंट में ही जीना चाहिए। तो लेखक का कहना है कि हमारा भूतकाल सत्य नहीं है क्योंकि वह बीत चुका है। भागे हुए सांप की लकीर पर लाठी पीटने से कोई फायदा नहीं। अरे देखे, सांप ऐसे चला गया तो ये उसका जो वो बन गया, पैटर्न बन गया, लकीर बन गई, उस पर डंडा मारने से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, इट्स सेंसलेस। तो वही जो अपना पास्ट है उसको भूल जाओ यार, वट एवर यू हैव सफर्ड, वट एवर यू हैव वेंट थ्रू, जस्ट फॉरगेट इट एंड मूव ऑन। बात तो सही है। लेखक का कहना है कि भविष्य तो अनिश्चित है, आगे का तो अनडिफिनिट है, कुछ पता नहीं हमें, इसलिए उसके बारे में भी तनाव पालने से कोई लाभ नहीं। तो वर्तमान में जीना सीखने से ही हम सुखी रह सकते हैं। अभी कई लोग तुम में से एग्जाम की स्ट्रेस ले रहे हैं, तुम्हें कुछ पता नहीं है, क्या पता एग्जाम एकदम ईजी आ जाए, क्या पता टफ आ जाए, बट अभी तुम क्या कर सकते हो, प्रेजेंट में रह सकते हो। तो प्रेजेंट में जीना सीखो और वर्तमान पर हम बहुत हद तक नियंत्रण कर सकते हैं और वर्तमान के सुख दुख की पूरी अनुभूति भी कर सकते हैं। अनुभूति यानी एक्सपीरियंस। नीचे आ जाओ, अगला वीरेंद्र अग्रवाल का तोप की वर्तमान स्थिति क्या है। देखो आओ देखते हैं, ये इस चैप्टर में जो तोप है उसकी बात हो रही है। तोप की वर्तमान स्थिति यह है कि वह प्रदर्शन की वस्तु बन गई है। अब न वह आग उगलती है, ना ही लोग उससे डरते हैं। आजकल चिड़ियां तोप पर बैठकर चहचहाती हैं, गौरैया उसके मुंह के अंदर घुस जाती है और लड़के उस पर बैठकर घुड़सवारी का मजा लेते हैं। अब वह सामान्य बाग के प्रवेश द्वार पर निष्क्रिय खड़ी रहती है, बिना किसी निष्क्रिय मतलब बिना किसी काम के। ठीक है, क्या यार तोप की बात हो रही है जिसकी वैल्यू बिल्कुल खत्म हो चुकी है। वो क्या बन चुका है, एक शोपीस बन चुका है। ठीक है, हथियार कम शोपीस लगता है। हर गार्डन, हर समझ लो शिल्प मेला में तुम्हें तोप दिख जाएंगी। क्वेश्चन 20 क्या है, ये कि तोप कविता का सारांश लिखिए। ऐसे किसी कविता का सारांश लिखने आए तो समझो कैसे लिखना है। सबसे पहले वीरेंद्र डंगवाल यानी जो कवि है उसके बारे में हल्का सा डाल दो यार, ताकि इंप्रेस हो जाए अपना एग्जामिनर। वीरेंद्र डंगवाल द्वारा रचित तोप कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। कंपनी बाग में स्वतंत्रता संग्राम में काम आई एक तोप रखी है। उसे विरासत की, क्या लिखा है, उसे विरासत की तरह संभाल कर रखा जा सकता है। मन सैलानियों को बताता है कि कैसे कैसे वीरों की धज्जियां उड़ाई थी, परंतु आज उस तोप पर छोटे बच्चे सवारी करते हैं और चिड़िया गपशप करती हैं। कभी कभी गौरैया उनके भीतर भी घुस जाती हैं। वे मानो बताते हैं कि तोप कितनी भी बड़ी हो, उसे एक ना एक दिन चुप होना ही पड़ता है। व्हाट अ डीप लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 देखो, तोप कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। इंपॉर्टेंट है, देखो क्या है, कंपनी बाग। अब ये कंपनी बाग क्या है यार, तुम्हें पता है? जितने भी लोग प्रयागराज से हैं जैसे मैं हूँ, उनको पता है कि कंपनी बाग क्या है। कमेंट में बता देना मुझे सब लोग। कंपनी बाग में रखी तोप हमें यह संदेश देती है कि तोप, गोले, बम, बारूद कितने भी विनाशकारी हों, वे मानव के सामने टिक नहीं सकते। सोचो, इतनी खतरनाक चीज मानव के सामने नहीं टिक पा रही है, आज उसका यह हाल हो चुका है तोप का। आखिरकार मनुष्यता की ही शक्ति की विजय होती है। यह तोप यह भी बताती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंपनी बाग बनवाए, उन्होंने तोप भी चलाई, इसलिए विदेशी ताकतों से सावधान रहे तथा अपने देश को बचा के रखें। अगली कैफी आजमी कर चले हम फिदा। बहुत बेहतरीन चैप्टर। छू ना पाए सीमा का दमन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों। इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। देखो क्या अर्थ है इसका, इस लाइन का देखो। बलिदानी सैनिक अपने वीर साथियों को कहता है कि भारत की धरती उनके लिए सीता के समान पवित्र है। वे स्वयं राम और लक्ष्मण के समान सीता के संरक्षक हैं। संरक्षण मीन्स उनकी रक्षा करेंगे, उनके गार्ड्स हैं। अतः उन्हें जान देकर भी, क्या लिखा है, उन्हें जान देकर भी धरती की रक्षा करनी है। देश की पवित्रता पर कोई दाग न लग जाए, इसके लिए मर मिटने का संकल्प उन्हीं को लेना है। वे देश की आन बान
के सच्चे संरक्षक हैं, यानी गार्ड हैं। क्वेश्चन 23, कर चले हैं फिदा कविता का सारांश लिखिए। फिर से ऊपर मैंने समझाया सारांश वाला गेम कैसे करना है, बहुत ईजी यार। देखो, भारतीय वीर मतलब जो भी तुमने उस पोयम में पढ़ा है उसको पूरा समरी टाइप का लिखो और उसका अर्थ लिखो। मेन चीज़ क्या थी, मेन सारांश का मतलब ही होता है मेन सेंट्रल आइडिया। भारतीय वीर सैनिकों ने देश की सुरक्षा के लिए जोश भरना तथा देशवासियों के मन में देशभक्ति की भावना जगाना। देशभक्ति के लिए शहीद होने वाले सैनिक अपने साथियों को संदेश देता है कि उसने मरते दम तक शत्रुओं का मुकाबला डट कर किया, अब वो सैनिक उनका स्थान ले लें। वो हमारे देश की धरती को दुल्हन समान अपने खून से लाल कर देंगे। देश के लिए मरने का अवसर सैनिक के जीवन में एक ही बार आता है, अतः वह नए नए काफिले सजाकर शत्रुओं का सामना करता है। उनके होते हुए शत्रु सीमा में प्रवेश ना कर सकें, वे शत्रु के सीमा पर लक्ष्मण रेखा खींच दें, जिसके अंदर घुसने की कोशिश में ना सोचें। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, इस कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। देखो सेम रिपीट हो रहा है, सारांश प्रतिपाद्य। आओ देखते हैं। कर चले हम फिदा हकीकत फिल्म का मशहूर गीत है। प्रस्तुत कविता देश के सैनिकों की भाषा में लिखी गई है, जो कि उनके देशभक्ति की भावना को दर्शाता है। ये कभी अपने देश के मान सम्मान की रक्षा के लिए पीछे नहीं हटेंगे, चाहे इन्हें अपने प्राणों को ही अर्पित क्यों ना करना पड़े। साथ ही इन्हें आने वाली पीढ़ियों से अपेक्षा है कि वे भी उनके शहीद होने के बाद इस देश के दुश्मनों को डट कर मुकाबला करें। वे कह रहे हैं, अंतिम क्षण तक रक्षा की। अब यह जिम्मेदारी आपकी है कि देश पर जान देने के मौके बहुत कम आते हैं। ये क्रम टूटना नहीं चाहिए कि जान दे दीजिए मगर देश की सेवा करते रहना चाहिए। ये क्रम, ये सीक्वेंस नहीं टूटना चाहिए। रविन्द्रनाथ ठाकुर जी की आत्मत्राण। क्वेश्चन 25 पे आ चुके हैं। वी आर हाफ वे, कॉन्ग्रेचुलेट योरसेल्फ। नाउ, क्या यह प्रार्थना गीत अन्य गीतों से भिन्न है? यदि हाँ तो कैसे भिन्न है? उत्तर देखो, बड़ा सिंपल सा है। क्या है? करुणामय ईश्वर यानी दयावान ईश्वर उसे संकटों से बचाने की प्रार्थना नहीं करते, वरन ये चाहते हैं कि उस संकट से बचने की शक्ति दे, अपने बल पौरुष को ही अपना सहायक बनाने की शक्ति दें। अब अगला क्या है? आत्मत्राण कविता का सारांश लिखिए। फिर से सारांश आ गया। देखो, इस कविता में गुरुदेव ने यह निवेदन किया है कि हे प्रभु, मुझे संकटों से मत बचाओ, बस उनसे निर्भय रहने की शक्ति दो। निर्भय यानी बिना डरे रहने की शक्ति दो, ठीक है, निडर। मुझे दुख सहने की शक्ति दो। कोई सहायक यानी कोई हेल्पर ना मिले तो भी मेरा बल ना हिले। हानि में भी मैं हारू नहीं, मेरी रक्षा चाहे ना करो, किंतु मुझे तैरने की शक्ति जरूर दो। मुझे सांत्वना चाहे ना दो, यानी सिंपैथी चाहे ना दो, सांत्वना मत दो, किंतु दुख झेलने की शक्ति अवश्य दो। मैं सुख में भी तुम्हें साथ रखूं, बड़े से बड़े दुख में भी तुम पर संशय ना करूं, यानी शक ना करूं। आगे आ जाओ। वही इस कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। सारांश प्रतिपाद्य। अब प्रतिपाद्य क्या लिखना है? देखो, हम मनुष्य प्राय ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें दुखों से बचाए या विपत्तियों में हमारी सहायता करे। प्रस्तुत कविता भी एक प्रार्थना ही है, किंतु इसमें कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने ईश्वर से एक अनोखी विनती की है। वे जानते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर में हम सबका उद्धार करने का सामर्थ्य है, फिर भी वे चाहते हैं कि जीवन में संघर्षों का सामना करते हुए सफलता पाने के लिए ईश्वर उन्हें शक्ति दे। वे अपने साहस और मनोबल से जीवन में आगे बढ़ें और बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी ईश्वर पर उनका विश्वास कम ना हो। वे सदा उस परम पिता परमेश्वर से शक्ति प्राप्त पर जीवन की लड़ाई में विजय हों। यह प्रार्थना सभी पाठकों की ईश्वर पर आस्था रखने के साथ साथ स्वयं पर भी विश्वास करने को प्रेरणा देती है। नेक्स्ट, प्रेमचंद का बड़े भाई साहब। देखो, पहला क्वेश्चन 28, शिक्षा को लेकर बड़े भाई साहब का क्या मत था? मत मतलब क्या ओपिनियन था, क्या मानना था, बताओ। पढ़ा है चैप्टर, बताओ यार, इजी है ये क्वेश्चन। बड़े भाई साहब ने जिंदगी और अनुभव की किताब को किताबी ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण बताया। क्या बताया है? बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव यानी एक्सपीरियंस को किताबी ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण बताया है। उनके अनुसार जीवन की समझ अनुभव से आती है, किताबी ज्ञान से नहीं। नेक्स्ट, क्या पाठ में बड़े भाई का बचपन जिम्मेदारियों तले दबकर नहीं रह गया है? बताओ क्या लिखा है।
क्या पाठ में बड़े भाई का बचपन जिम्मेदारियों तले दबकर गायब हो गया, मतलब खत्म हो गया, बताओ। तो लेखक के बड़े भाई उम्र में उनसे ज़्यादा बड़े नहीं थे, फिर भी एक बड़े भाई की जिम्मेदारियों को जानते थे। यही कारण था कि वे अपने छोटे भाई को हमेशा डांटते रहते थे। इन सब में वे अपना बचपन भूल गए थे। बड़े भाई साहब ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते थे कि जिससे छोटे भाई को गलत सीख मिले। वे अपने छोटे भाई के लिए सही व्यवहार की मिसाल रखना चाहते थे, छोटे भाई के अभिभावक बनना चाहते थे, और उनका अपना बचपन कहीं खो गया। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और पंक्तियाँ तुम ऐड कर सकते हो। अभिभावक मतलब अप्रिशिएटर, ठीक है, प्रशंसक। क्वेश्चन 30 पे आ जाओ। इस पाठ के माध्यम से हमारी शिक्षा पद्धति की कौन सी कमी उजागर हुई है, हाईलाइट हुई है, बताओ। ये हाईलाइट कर दिया। इस पाठ में बताया गया है कि आधुनिक शिक्षा सिर्फ रटना सिखाती है। आजकल की शिक्षा सिर्फ रटना सिखाती है। भाई साहब के दृष्टिकोण में समूची शिक्षा प्रणाली बुद्धि व कौशल को ठीक से आंक नहीं पाती। इस शिक्षा प्रणाली में जीवन के अनुभव से जुड़ी भविष्य में काम आने वाली व्यवहारिक शिक्षा की जानकारी नहीं दी जाती है। ठीक है, प्रैक्टिकल एजुकेशन नहीं दी जाती है, ऐसा भाई साहब का मानना है। इसमें कहीं ना कहीं मौलिक विचारों को दबाया जाता है। कुछ बातें जानना जरूरी है, लेकिन क्यों जरूरी है यह बात छात्रों को नहीं बताई जाती। शिक्षा पद्धति में बदलाव की आवश्यकता है, और इसमें तुम आगे अपने से ऐड करके लिख सकते हो। मैंने बेसिक आंसर लिख दिया है। चलो, सीताराम सेकसरिया डायरी का एक पन्ना। ठीक है, ये अपने लेटर का नाम है, सॉरी फॉर द टंग स्लिप। आते हैं क्वेश्चन 31 पे। लेखक को खादी भंडार आकर क्या पता चला, बताओ क्या पता चलता है उसको आके। यार बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन हैं ये सारे, आएंगे भी ऐसे क्वेश्चन। करीब 8 बजे लेखक तथा अन्य लोग खादी भंडार गए तो कांग्रेस ऑफिस से फोन आया कि यहाँ बहुत से आदमी चोट खाकर आए हैं और कई की हालत गंभीर है, उनके लिए गाड़ी चाहिए। सिंपल। फिर क्वेश्चन 32 क्या है। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी, और यह सभा तो कहना चाहिए एक ओपन लड़ाई थी, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। यहाँ पर कौन से और किस कानून को भंग करने की बात की गई है, क्या कानून भंग करना उचित था, पाठ के संदर्भ में यानी पाठ के कॉन्टेक्स्ट में अपना विचार प्रकट कीजिए। आ जाओ देखते हैं क्या है विचार। आओ, यहाँ पर अंग्रेजी राज द्वारा सभा ना करने के कानून को भंग करने की बात कही गई है। वास्तव में यह कानून भारतवासियों की स्वाधीनता को दमन करने का कानून है। स्वाधीनता यानी आज़ादी को, खुद की रिपब्लिक को, ठीक है, उसको दमन करने का यानी उसको मारने का क्या है, कानून है। आगे, इसलिए इसे भंग करना उचित था। इस समय देश की आज़ादी के लिए हर व्यक्ति अपना सर्वस्व लुटाने को तैयार है। सर्वस्व मतलब सब कुछ। अंग्रेजों ने कानून बनाकर आंदोलन जुलूसों को गैर कानूनी घोषित किया हुआ था, परंतु लोगों पर इसका कोई असर नहीं था। वे आज़ादी के लिए अपना प्रदर्शन कर रहे, गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का प्रयास करते रहे। अब ये क्या लिखा है, निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। ये लाइन का आशय यानी कि क्या अर्थ है, स्पष्ट कीजिए। आज तो कुछ हुआ वह अपूर्व हुआ है। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, और वह आज बहुत अंश में धुल गया। क्या है अर्थ, देखो क्या होता है ना, हजारों स्त्री पुरुषों ने जुलूस में भाग लिया। आज़ादी की सालगिरह मनाने के लिए बिना किसी डर के प्रदर्शन किया। पुलिस के बनाए कानून क्यों जुलूस आदि गैर कानूनी कार आदि की भी परवाह नहीं की। पुलिस की लाठीचार्ज होने पर लोग घायल हो गए, खून बहने लगे, परंतु लोगों में जोश की कमी नहीं थी। बंगाल के लिए कहा जाता था कि स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ा योगदान नहीं दिया जा रहा है। आज की स्थिति को देखकर उन पर से यह कलंक मिट गया। समझ गए, बहुत 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 क्लियर है भाई, आपका नॉलेज तो कमाल का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, विच इज तंतारा विमारो कथा, लीलाधर जी के द्वारा। देखो क्वेश्चन 33 क्या लिखा है, क्वेश्चन देखो। तंतारा समुद्र तट पर घूमने क्यों आया था, बताओ क्यों आया था। 1 लाइनर आंसर। दिन भर परिश्रम करने के कारण तंतारा थक गया था। अपनी थकान मिटाने के लिए और शांति का अनुभव करने के लिए वह समुद्र तट पर गया था, जैसे तुम यह अनुभव करने के लिए इंस्टाग्राम पे जाते हो। देन क्वेश्चन 35 निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का क्या विश्वास है। देखो, निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में एक दंत कथा प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है, दंत कथा प्रसिद्ध है। जब वो एक ही द्वीप हुआ करता था तब तंतारा नाम के एक युवक ने दूसरे गांव की विमारो नाम की युवती से प्रेम हो गया। बस। उन
दिनों के नियम के अनुसार उनका विवाह होना संभव नहीं था। दोनों के गांव वाले इसके खिलाफ थे। तो अपनी असहाय स्थिति देखकर तंतारा को एक दिन इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी तलवार से द्वीप के 2 टुकड़ों में काट दिया। कौन से द्वीप को? द्वीप कौन से द्वीप को? निकोबार द्वीप को, निकोबार आइलैंड्स को। अब उसके बाद लोगों को आंखें खुली और उन्होंने पुराने नियमों को तोड़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 36 पे आ जाओ। कहानी के आधार पर आपके मस्तिष्क में गांव वालों की कैसी छवि बनती है? छवि मतलब कैरेक्टर, इमेज कैसी बनती है बताओ। तो गांव वाले रूढ़ियों और परंपराओं के गुलाम हैं। रूढ़ियों यानी कि पुरानी सोच और परंपराओं के गुलाम हैं। वे अपनी पुरानी परंपराओं से बंधे हुए हैं तथा उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। जब तंतारा और विमारो इन रूढ़ियों और परंपराओं का विरोध करते हुए अपना बलिदान दे देते हैं तो गांव वालों की आंखें खुलती है। वे समझ जाते हैं कि उनके विचारों का परिवर्तन जरूरी है। उन्हें यह भी समझ आ जाता है कि प्रेम किसी धर्म, जाति, संप्रदाय, ऊंच नीच आदि को देखकर नहीं देखता। समझ गए? अरे वही है जो हर मूवी में दिखाया जाता है कि धर्म, जाति, संप्रदाय, ऊंच नीच नहीं, बल्कि प्रेम इज अबव ऑल दीज वर्ड्स, ऑल दीज थिंग्स। ओके, नेक्स्ट निदा फाजली, बेहतरीन, इनके शेर कभी देखना। निदा फाजली जी की कहानी। अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। ठीक है, पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट है, 110% एग्जाम में आ सकता है। दुनिया के वजूद तथा प्रकृति के विषय में पाठ में क्या बताया गया है? देखो, दुनिया कैसे वजूद में आई, पहले क्या थी, किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई, इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता है, धार्मिक ग्रंथ अपनी अपनी तरह से। ठीक है, संसार की रचना भले ही कैसी हुई हो लेकिन धरती एक की नहीं है। पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर आदि की सब में बराबर की हिस्सेदारी है। यह और बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि की बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी है। बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। पहले बड़े बड़े दालानों, आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है फैमिली का। सब लोग आंगन वगैरह में मिलजुल कर रहते थे। एक छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन समिटने लग गया है अब तो, फ्लैट्स में। बढ़ती हुई आबादियों ने समुंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया है। पेड़ों के रास्तों से हटाना शुरू कर दिया है। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काट के रास्ते बन रहे हैं। और फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों और बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया। फिर बारूदों की विनाश लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया। अब गर्मी में ज़्यादा गर्मी, बेवक्त की बारिश, जलजले, सैलाब, तूफान और नित नए रोग मानव और प्रकृति ने इसी असंतुलन के परिणाम हैं। समझ रहे हो? इसी अनबैलेंस का, असंतुलन का परिणाम है। नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अच्छे से पढ़ लेना। देन क्वेश्चन 38 देखो क्या है। क्वेश्चन 38 ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ग्वालियर के मकान में घटी किस घटना से लेखक की माँ को दुख पहुंचा और लेखक की माँ ने अपनी गलती का किस प्रकार प्रायश्चित किया? प्रायश्चित यानी कि उस गलती का कैसे रीपे किया। देखो, ग्वालियर में लेखक का एक मकान था। उस मकान के दलान में 2 रोशनदान थे। उसमें कबूतर के एक जोड़े का घोंसला बना लिया था। एक बार बिल्ली ने उचक कर 2 में से एक अंडा तोड़ दिया। लेखक की माँ ने देखा तो उसे दुख हुआ। उसने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर टूट गया। कबूतर परेशानी में उधर फड़फड़ा रहे थे। उनकी आंखों में दुख देखकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। इस गुनाह को खुदा से मुआफ कराने के लिए उसने पूरे दिन रोज़ा रखा। दिन भर कुछ नहीं खाया पिया, सिर्फ रोती रही और बार बार नमाज पढ़ कर खुदा से इस गलती की मुआफ करने की दुआ मांगती रही। मुआफ मतलब माफ़ करने की। देन नेक्स्ट, हबीब तनवीर कारतस। क्वेश्चन 39, सवार कर्नल में एकांत में बात क्यों करना चाहते थे? तो सवार कर्नल से एकांत में बात क्यों करना चाहते थे? इसलिए करना चाहते थे ताकि कोई अन्य व्यक्ति सुन न ले। वास्तव में वह सवार स्वयं वजीर अली था। साहस और चतुराई का जो खतरनाक खेल खेलने के लिए वह खेमे में आया था, उसके लिए एकांत जरूरी था। साइलेंस, अलोन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन 40 पढ़ो। लेफ्टिनेंट द्वारा पूछे जाने पर कर्नल ने वजीर अली के विषय में कर्नल ने क्या बताया? वजीर अली के विषय में कर्नल ने क्या बताया बताओ? तो लेफ्टिनेंट द्वारा पूछे जाने पर कर्नल ने वजीर अली की स्कीम बताते हुए कहता है कि वे किसी तरह नेपाल पहुंचना चाहते हैं। उनकी योजना है कि अफगानी हमले का इंतजार कर रहे हैं
तथा ताकत बढ़ाएं। वह सआदत अली को उसका पद से हटाकर खुद कब्जा करें और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दें। लेफ्टिनेंट अपनी शंका जताते हुए कहते हैं कि हो सकता है कि वे लोग नेपाल पहुंच गए हों, जिस पर कर्नल उसे भरोसा दिलाते हुए बताता है कि अंग्रेजी और सआदत अली की फौजें बड़ी सख्ती से उनका पीछा कर रही हैं और उन्हें पता है कि वह इन्हीं जंगलों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, वजीर अली ने किस प्रकार कारतूस हासिल किए? बताओ कैसे कारतूस हासिल किए, बताओ 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 जल्दी। तो एक सिपाही आकर कर्नल को बताता है कि दूर से धूल उड़ती दिखाई दे रही है, लगता है कोई काफिला चला आ रहा हो। कर्नल सभी को मुस्तैद रहने का आदेश देता है। लेफ्टिनेंट और कर्नल देखते हैं कि केवल एक ही आदमी है, तो कर्नल सिपाहियों से उस पर नज़र रखने को कहता है। घुड़सवार उनकी ओर आकर रुक जाता है और इजाज़त लेकर कर्नल से मिलने अंदर चला जाता है और एकांत की मांग करता है, जिस पर कर्नल सिपाही और लेफ्टिनेंट को बाहर भेज देते हैं। वह कर्नल से कहता है कि वजीर अली को पकड़ना कठिन है और कारतूस की मांग करता है। कर्नल उसे कारतूस दे देता है। जब वह कारतूस लेकर जाने लगता है तो कर्नल उसे उसका पूरा नाम पूछता है। वह अपना नाम वजीर अली बताता है और कारतूस देने के कारण उसकी जान बख्शने की बात कहता है। बहुत 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 क्लियर आंसर। नेक्स्ट संचयन पे आ गए हैं हरिहर काका मिथिलेश्वर। क्वेश्चन 42, लेखक की ठाकुर बारी के विषय में क्या राय है? बताओ। तो लेखक की राय ठाकुर बारी के विषय में बहुत अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छे उसके व्यूज़ नहीं है उस बारे में। उसके विचार में यहाँ रहने वाले साधु संत कुछ करते नहीं हैं। हाँ, ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर अच्छा अच्छा भोजन करते हैं। इसके अतिरिक्त वे लोगों को अपनी बातों से मूर्ख बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, हरिहर काका के मामले में गांव वालों की क्या राय थी और उसका क्या कारण थे? बताओ। तो कहानी के आधार पर गांव के लोगों को बिना बताए पता चल गया कि हरिहर काका को उनके भाई नहीं पूछते, इसलिए सुख आराम का प्रलोभन देकर महंत उन्हें अपने साथ ले गया। प्रलोभन मतलब लालच देकर। भाई मन्नत करके काका को वापस ले आते हैं, इस मतलब रिक्वेस्ट करके। इस तरह गांव के लोग दो पक्षों में बंट गए। कुछ लोग महंत की तरफ थे जो चाहते थे कि काका अपनी ज़मीन धर्म के नाम पर ठाकुर बारी को दे दें ताकि उन्हें सुख आराम मिले, मृत्यु के बाद मोक्ष यश मिले। महंत ज्ञानी है, वह सब कुछ जानता है, इसके लिए वह सब कुछ जानता है, लेकिन दूसरे पक्ष के लोग कहते हैं कि ज़मीन परिवार वालों को दी जाए। उनका कहना था इससे उनके परिवार का पेट भरेगा, मंदिर की ज़मीन देना अन्याय होगा। इस तरह दोनों पक्ष अपने अपने हिसाब से सोच रहे थे, परंतु हरिहर काका के बारे में कोई नहीं सोच रहा था। इन बातों का एक कारण यह भी था कि काका विधुर थे, यानी विधुर थे, मतलब समझ रहे हो ना क्या थे? जल्दी कमेंट में मुझे चाहिए आंसर विधुर का मतलब। और उनकी कोई संतान भी नहीं थी। 15, अरे यार विधुर मतलब नहीं पता है, बहुत सिंपल सी मीनिंग है यार। चलो हिंट दे देता हूँ, विधवा। अब बताओ विधुर मतलब क्या? कमेंट में। उनकी कोई संतान भी नहीं थी। 15 बीघे जमीन के लिए इनका लालच स्वाभाविक था। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, यदि आपके आसपास हरिहर काका जैसी हालत में कोई हो तो आप क्या उसकी मदद करेंगे और कैसे करेंगे बताओ। ये फिर से हो गया कौन सा? VBQ, मैंने ऊपर से समझाया, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। तो इसको अपने से लिखना होता है, बहुत ईजी होता है। यदि हमारे आसपास अगर जैसे कोई होगा तो हम उसकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे, उनसे मिलकर उनके दुख का कारण पता करेंगे, उन्हें एहसास दिलाएंगे कि वो अकेले नहीं। मतलब दुनिया भर का नाटक लिख दो जो तुम रियल लाइफ में कभी नहीं करोगे, वही सब एग्जैक्टली यहाँ पे लिखना है। फिर सपनों के से दिन किसके द्वारा? गुरदयाल सिंह। क्वेश्चन 45, देखो क्या है क्वेश्चन। लेखक के अनुसार उन्हें स्कूल खुशी से भाग जाने की जगह ना लगने पर भी, क्या लिखा है? लेखक के अनुसार उन्हें स्कूल खुशी से भागे जाने की जगह ना लगने पर भी कब और क्यों उन्हें स्कूल जाना अच्छा लगने लगा? बताओ। तो लेखक को स्कूल जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब PT साहब उन्हें परेड में शाबाशी देते तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। स्काउट की परेड में जब उन्हें ढुले हुए कपड़े और गले से दोरंगी रुमाल के साथ परेड करने का मौका परेड करने को मिलता तो भी उन्हें मज़ा आता था। परेड के दौरान उनकी
बूटों की ठक ठक उनके कानों में मधुर संगीत की तरह लगती थी। इन सब कारणों से लेखक को स्कूल जाना अच्छा लगने लगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। आगे 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 आ जाओ, क्वेश्चन 46 पे आ जाओ। सपनों के से दिन, देखो इन्वर्ट कॉमा में, सपनों के से दिन पाठ के आधार पर बताइए कि अभिभावकों को बच्चों की पढ़ाई में रुचि क्यों नहीं थी। ठीक है, तो लेखक के अधिकतर पड़ोसी व्यवसाय में क्या थे? परचूनिये, आड़तिये और छोटा मोटा काम धंधा करने वाले लोग थे। वे अपने बच्चों के स्कूल भोजन जरूरी नहीं समझते थे। वह अपने बच्चों का स्कूल भेजना, सॉरी यार, मैं पिछले कई घंटों से लगातार जाग रहा हूँ, कई दिन से जाग रहा हूँ, इस वजह से थोड़ी मिस प्रोनाउंसिएशन हो जा रही है, सॉरी फॉर दैट। अपने बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी नहीं समझते थे। ठीक है, वे चाहते थे कि पंडित घनश्याम दास से हिसाब किताब लिखने, बही खाता जांचने और मुनीमी का काम सिखाकर बच्चों को दुकान पर बैठा दिया जाए। मतलब बड़ी छोटी और छोटी से भी छोटी सोच के व्यक्ति थे। ठीक है, किताब कॉपियों का खर्च उठाना भी अभिभावकों को अच्छा नहीं लगता था, इसलिए अभिभावकों यानी पेरेंट्स को बच्चों की पढ़ाई के प्रति रुचि नहीं थी। रुचि यानी इंटरेस्ट। चलो क्वेश्चन 47, विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए पाठ में अपनाई गई युक्तियों यानी जुगाड़ और वर्तमान में स्वीकृत मान्यताओं के संबंध में अपना विचार प्रकट कीजिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो। तो विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए पाठ में अपनाई गई युक्तियां बड़ी क्रूर लगती हैं। क्रूर यानी कि बहुत क्रूएल लगती हैं, गलत लगती हैं, जस्टिफाइड लगती हैं। आज हर विशेषज्ञ का मानना है कि शारीरिक यातना देकर बच्चों को नहीं सुधारा जा सकता। शारीरिक यातना यानी शारीरिक परेशानियां देकर, मार पीट कर बच्चों को सुधारा नहीं जा सकता। और इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ तुम खुद हो। ठीक है, आज के शिक्षाविदों का मानना है कि बच्चों को प्यार और स्नेह से ही सही तरीके से समझाया जा सकता है, सिखाया जा सकता है। गुजरे जमाने के स्कूली जीवन के बारे में तो सोच कर ही रूह कांप जाती है। पाठ में वर्णित ओमा जैसे बालकों के साथ आज मनोवैज्ञानिक युक्तियां ही अपनाई जाती हैं। समय समय पर विशेषज्ञ ऐसे छात्रों से मिलते रहते हैं, उन्हें सही राह पर लाने के लिए अनेक प्रयास किए जाते हैं और शारीरिक दंड नहीं होता है। इन युक्तियों का प्रभाव धीरे धीरे सही लेकिन स्थायी रूप से होता है। स्थायी रूप यानी स्टेबल होता है, लॉन्ग टर्म में फायदा करता है। टोपी शुक्ला, राही मासूम रजा। ठीक है, आओ क्वेश्चन 48, टोपी को इफ्फन की दादी का व्यवहार क्यों अच्छा लगता था? बताओ। तो इफ्फन की दादी टोपी की माँ की तरह पूर्वी बोलती थी। क्या बोलती थी? पूर्वी बोलती थी, एक बोली का नाम है। ठीक है, इफ्फन की दादी टोपी से बड़े प्यार से बातें करती, उसका तथा माँ का हालचाल पूरा करती थीं। वे उसे बड़े प्यार से समझाती थीं। टोपी को इफ्फन की दादी अपनी दादी से ज़्यादा पसंद थी। एक वही थी जो टोपी को समझती थी। क्वेश्चन 49 क्या है? इफ्फन की दादी की मौत के बाद टोपी को उसका घर खाली खाली सा क्यों लगने लगा? बताओ। तो सिंपल सा आंसर है, अगर चैप्टर पढ़ रखा है। इफ्फन की दादी की मृत्यु के बाद टोपी को उसके घर में सन्नाटा सा प्रतीत हुआ। रोज जितने लोग हुआ करते थे उससे ज़्यादा ही लोग थे, परंतु एक दादी के ना होने से टोपी के लिए वह घर खाली हो चुका था। इफ्फन के अम्मी अब्बू, बाजी और छोटी बहन उससे प्यार करते, परंतु टोपी को चाहने वाला और कोई नहीं था। 72 बरस की दादी और 70 बरस के टोपी ने एक 72 बरस की दादी थी, 72 की, और इसको 70 क्यों बोल दिया? 7 बरस के टोपी था। ठीक है, बच्चा था। तो टोपी ने एक दूसरे की कमी को पूरा कर एक अद्भुत संबंध बनाया था, परंतु दादी के चले जाने से चारों ओर सन्नाटा छा गया था। वास्तव में यह खालीपन टोपी के अंदर का खालीपन था। दादी के चले जाने के बाद टोपी स्वयं को अकेला महसूस करने लगा और यह अकेलापन उसके भीतर तक समा गया था। क्वेश्चन 50 पे आ जाओ। क्या है? टोपी और इफ्फन की दादी अलग अलग मजहब और जाति के थे, पर एक अनजान अटूट रिश्ते में बंधे थे। इस कथन का आलोक में अपने विचार कीजिए। चलो लिखना है, पूरा अपना विचार करके लिखो, पूरे चैप्टर में जो पढ़ा है वो सब। तो टोपी, जिसका असली नाम बलभद्र शुक्ला, हिंदू ब्राह्मण परिवार का था और इफ्फन की दादी 5 वक्त नमाज पढ़ने वाली 72 साल की एक मुस्लिम महिला थी। वही लिखा है यहाँ पे ना कि अलग अलग मजहब यानी अलग अलग रिलीजन की थी। वह मौलवी साहब की बेगम थी। दो अलग संस्कार और धर्मों के इन दोनों पात्रों में एक अद्भुत लगाव देखने को मिलता है। ऐसे रिश्तों को समझना उन लोगों के लिए कठिन है जो इंसानियत की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व देते हैं, जैसे आजकल के सो कॉल्ड लोग। दादी और पोते समान टोपी के इस रिश्ते के बीच ना तो धर्म की दीवार, ना संस्कार की दूरी और ना ही उम्र की खाई आड़े आती है।
तो बहुत बेहतरीन चैप्टर था ये वाला। सब कुछ हमने देखा इस वीडियो में, वन शॉट तरीके से खत्म कर लिए हैं टॉप 50 क्वेश्चंस। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फ्री नोट्स, क्विज, हर एक चीज हर चैप्टर की पड़ी हुई है यार। फ्री सैंपल पेपर्स तक पड़े हुए हैं। कहाँ पे? अपने फ्री ऐप पढ़ ले, पर जाके इंस्टॉल कर, नोटिफिकेशन छेड़ देगी, कोई वीडियो मिस ना हो। प्रेजेंटेशन की वीडियो देख लेना, डाल दी है। एंड देन क्या, अबे करना क्या है, जाना जा पढ़ ले।